हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये वो प्रश्न होंगे जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे, क्योंकि ये इसी प्रकार के जो प्रश्न हमारे देखने को मिले हैं एग्ज़ाम में। और ये अगर प्रश्न हम लोग करते हैं या फिर इनको समझते हैं, इनकी डिटेल को समझते हैं, तो आगे चलकर एग्ज़ाम में हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारे पर्यावरण के 5 इंपॉर्टेंट ई होते हैं उससे रिलेटेड है। ये 5 ई क्या होते हैं, जैसे कि शामिल करना, अंगेज करना, एक ई हमारा ये है। फिर खोजबीन करना, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है एक्सप्लोर करना। फिर व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलेबोरेट। फिर मूल्यांकन करना, इवेलुएट। तो ये 5 ई होते हैं पर्यावरण के एक प्रभावी शिक्षण के लिए। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। मतलब एक विज्ञान की शिक्षिका है जो अंकुरण, मतलब अंकुरण का मतलब होता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन से रिलेटेड वो कुछ एक प्रैक्टिकल करने के लिए, कुछ गतिविधियां करने के लिए कहती है। जैसे कि गतिविधि कौन सी है हमारी, तो यहाँ पर है कि बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सूती गीले कपड़े में उनको रखें। उसके बाद 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और पाएं कि इनमें क्या परिवर्तन आया है। तो देखें हम लोग पहले स्टेटमेंट दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि बीजों को रात भर पानी में रखें। देखो पानी में हमने बीजों को रखा, चाहे वो चने हैं हमारे, चाहे वो हमारे मटर के दाने थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रखे और उन बीजों को हमने सूती कपड़े में या सूती गीले कपड़े में रखा, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करा हमने और जो उनके अंदर परिवर्तन आया है, जो उनके अंदर चेंजिंग आया वो हमने देखा। तो क्या परिवर्तन उनके अंदर आया, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बीजों को जब हम इकट्ठा करके किसी सूती गीले कपड़े में रख रहे हैं तो वो क्या अंगेज होता है या इवैल्यूएट होता है या एक्सप्लेन होता है या इलेबोरेट होता है। तो ये हमारा अंगेज होता है। तो इसमें अंगेज तो सही है हमारा, यहाँ पर भी अंगेज यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को देखें। तो जो बीजों का अवलोकन किया, अवलोकन का मतलब होता है उसे ध्यान से देखा, ध्यान से देखने के बाद ही खोजबीन करी ना, तो खोजबीन का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर यहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा पहले अंगेज करना, उसके बाद एक्सप्लोर करा। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पब्लिक स्कूल के प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में पढ़ते हैं। तो उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक क्लास के अंदर जो है कुछ बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं जैसे, और उनके साथ में कुछ शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब या फिर हैंडीक्राफ्ट बच्चों को बिठा दिया गया है। तो ऐसा क्यों करना चाह रहा है ये स्कूल, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या सतत व्यापक मूल्यांकन करना चाहता है बच्चों का, क्या समवयस्क शिक्षा पीयर एजुकेशन देना चाह रहा है, क्या समावेशी शिक्षा देना चाह रहा है, या प्रतिकूल या प्रतिपूरक अधिगम देना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्यों, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें सभी को लाभ पहुंचाया जाता है, सभी वर्ग को लाभ पहुंचाया जाता है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो होशियार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। तो समावेशी शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका क्या परिणाम होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ग्रुप में सहयोगात्मक का मतलब होता है साथ में रहकर अधिगम करना, मतलब एक सीख रहे हैं बच्चे। तो उनमें क्या होता है कि पुराने और अधिक दक्ष, मतलब जो भी होशियार बच्चे हैं पुराने, ठीक है ना, अच्छी स्किल वाले बच्चे हैं, वो छोटे मतलब जो उनसे जूनियर स्टूडेंट है या फिर कम कुशल है, जिनके पास कम स्किल है, विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसमें, क्या उच्च उपलब्धि एवं स्व गरिमा, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा उच्च नैतिक विकास, या ऑप्शन नंबर सी होगा समूह में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी होगा गहन प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर जो जाएगा हमारा कि जिस समय जब भी कोई बच्चा सहयोगात्मक की
एक भावना उनके अंदर होती है, और एक उच्च दक्ष वाला विद्यार्थी कम दक्ष वाले विद्यार्थी को सिखाता है। तो ये एक प्रकार की उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा होती है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर सही जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। आकलन मतलब जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर कम हमारा उपयुक्त है। तो जैसे कि बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को निजी विवरण एवं व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है हमारा। ठीक है, सीखने के संकेतों और उपसंकेत की सूची बनाना और रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। तो देखो ध्यान रखेंगे कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कि ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वाली टिप्पणियाँ कहीं नहीं जा सकती बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि किसी बच्चे ने अगर कम कार्य किया है तो कम कार्य करने के अरे ठीक है यार, है ना, उसको समझाना होता है कि क्यों आपने इतना कम कार्य किया है या आपने इतना बेहतर कार्य क्यों नहीं कर पाए। तो उनके उसका जो उनको दिक्कत परेशानी थी उसको देखना और उसको सॉर्ट आउट करना उनकी प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते हम लोग। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा हमारा इनमें से कथन ऐसा है जो आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम उपयुक्त तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। मतलब हमारी ईवीएस की जो टीचर है उसको क्या नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को आकलन करते समय। क्या बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। देखो क्या ऑप्शन नंबर बी है हमारा शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है। ऑप्शन नंबर सी कैसे जाएगा कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, टीचर को उसके सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं तो ऑप्शन नंबर तीनों सब सही है कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना या शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना, सूचना दर्ज करना। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। जो भी उनके कार्य होते हैं उनके गुणात्मक उल्लेख करते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जो केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये ऑप्शन गलत चला जाएगा इसमें, क्योंकि ये ऐसा नहीं करना चाहिए शिक्षिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण को कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर फंक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल परसेप्शन इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसका क्या आंसर सही जाएगा जो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो कोई निगेटिव पॉइंट्स आपको छांटना है, तो क्या होगा, तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे कि दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। देखो बहुत सारे जैसे प्रयोगात्मक हमारा प्रैक्टिकल एक चीज़ें होती हैं, उनके डायग्राम बनते हैं, एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन होते हैं उनके डायग्राम बनते हैं, वो तो चीज़ें सही है, वो तो बनाने भी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा सी है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषाओं की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर हमारा डी है कि दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। इसने कहा कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, वो है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। देखो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य पूछा गया है, तो जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना ये इसका सही नहीं जाएगा, मतलब समुचित कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की एक पाठ्य पुस्तक है, हमारी कोई एक बुक है, उसके ना प्रत्येक पाठ के अंत में लास्ट में ना एक खंड दिया जाता है और उस खंड में शामिल किया जाता है कि हम क्या समझे, इस पाठ से हम लोग क्या समझे हैं या क्या नहीं समझे हैं, ये एक चीज़ें दी जाती है। ठीक है ना, यह सुझाव दिया गया है। तो इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा।
यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर देखिए हम लोग इसका, कि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि यह आकलन में विषय निश्चितता को कम करता है। तो देखो, किसी भी पाठ के अंत में, एनसीईआरटी के पाठ के अंत में एक खंड दिया जाता है कि हम क्या समझे इस पाठ से, तो उसका सही आंसर हमने देखना है कि वो क्यों रखा गया है, ठीक है ना। सही और गलत में उसका आंसर नहीं देना था हमने। तो ये क्या है कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। भाई हम लोग कैसे समझे, क्या समझे इस चैप्टर से। तो कुछ बच्चे कहेंगे जी हम तो कम समझे हैं, या फिर हमें तो समझ ही नहीं आया, या फिर हमें बहुत ज़्यादा समझ आ गया, चैप्टर पूरी तरीके से समझ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग डिफरेंट एक वेरिएशन हमारा बच्चों के अंदर होता है, उनके दिमाग के अंदर होता है। तो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, उनकी सहायता, शिक्षक की सहायता करता है ये वाला पॉइंट कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ज़्यादा सीख रहे हैं, कम सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, मतलब एवरेज स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मल ठीक ठाक है पढ़ाई में, तो उससे भी कम क्षमता वाले 4 बच्चे हैं। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। मतलब वो कौन सा ऐसा एक मेथड होगा जो उन बच्चों को इन नॉर्मल बच्चों के समान लाया जाए। ऑप्शन नंबर हम लोग देखें, ए ऑप्शन है हमारा कि उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना और उनके काम का लगातार सर्वेक्षण करना। कि भाई कमज़ोर बच्चों को सबसे आगे बिठा दिया जाता है और उनके काम का सर्वेक्षण किया जाता है या पर्यवेक्षण किया जाता है बार बार। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना। तो क्या ऑप्शन बी सही जा सकता है। ऑप्शन नंबर हम लोग सी देखेंगे, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय में आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य या फिर कोई असाइनमेंट देना। तो ये जहाँ ध्यान रखेंगे, इनमें सबसे बेहतर जो उपाय है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्र, जो उनके अधिगम है, जो वो सीख रहे हैं, उनका कमज़ोर एरिया कौन सा है उसकी पहचान करना और उसके अनुसार उनमें सुधारात्मक उपाय करना। ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर सही चला जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर, ये मन लिखा हुआ है यहाँ पर, अवलोकन है हमारा। ठीक है जी, ये अवलोकन है। तो प्राथमिक स्तर पर अवलोकन में शामिल होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए। असेसमेंट एट द प्राइमरी लेवल शुड इंक्लूड, क्या इनमें शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि शिक्षक के द्वारा सतत और रचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। फिर ऑप्शन नंबर बी है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। फिर है हमारी अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा कराना। फिर छोटे बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक गृह कार्य और कक्षा कार्य देना। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही जाएगा वो है हमारा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षक के द्वारा सतत मतलब रेगुलर, सस्टेनेबल और रचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ये बिल्कुल सही रहेगा हमारा प्राथमिक स्तर पर अवलोकन में शामिल होने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखें, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। क्या पोर्टफोलियो बनाना, क्या आवधित परीक्षा या पीरियोडिक एग्जामिनेशन कराना, क्या गृह कार्य होमवर्क देना, क्या योगात्मक कार्य। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपके प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो के अंदर सारी चीज़ें आती हैं कि बच्चे ने आज क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या इसके अंदर कमी रही है, उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, क्या सुधारात्मक प्रक्रिया हो सकती है, घर पे उसने क्या काम किया था, उस पर हमने घर के कार्य को किस तरीके से, वो सारी चीज़ें उसमें नोट की जाती है कि बच्चे की सारी एक्टिविटी जो स्कूल में स्टार्टिंग से लेकर जो लास्ट जो हमारा टाइम होता है 2 बजे का 1 बजे का, वहाँ तक की सारी प्रक्रिया को पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो। तो ये थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे
सी टेट पैडागोजी के, और आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी उसके अंदर भी हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सो मच।